इस 21st सेंचुरी में पैसा एक ऐसा वेपन है जिससे आप ऑलमोस्ट सब कुछ कर सकते हैं और इसी वेपन को यूज करके आज कुछ लोग इस वर्ल्ड में बहुत सारे एक्टिविटीज कर रहा है जिसका 1% भी अंदाजा आप और हम लगा ही नहीं सकते। तो हे गाइस, माई सेल्फ इंद्रजीत चौबे एंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे द डार्क साइड ऑफ इंडियन स्टार्टअप्स। इंडिया अभी वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है जिनमें मोर देन 65,000 स्टार्टअप एंड 65 यूनिकॉर्न है। एंड एक यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब है कि वो बिजनेस $1 बिलियन वैल्यूएशन वाली एक कंपनी है। बट वर्ल्ड के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का ये भी कहना है कि इनमें से मोर देन 90% बिजनेस विद इन 5 ईयर्स फेल होने की पूरी चांसेस है, क्योंकि इसके लिए उन्होंने हमारे इंडियन इकोसिस्टम, लैक ऑफ नॉलेज, फोकस एंड रॉन्ग अप्रोच को ही जिम्मेदार किया है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के जाइंट ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर फ्लिपकार्ट को साल 2007 अक्टूबर को स्टार्ट किया गया था और आज ये कंपनी 15 ईयर्स कंप्लीट होने के बावजूद आज भी ये कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी बन के पड़ा हुआ है। और यहाँ सिर्फ फ्लिपकार्ट की बात नहीं किया जा रहा है, यहाँ बायजूस, ओयो, स्विगी, जोमेटो, फोनपे जैसे और भी कई सारे कंपनीज हैं और इनमें से पेटीएम ने तो हद ही कर दिया। सबसे पहले 10 ईयर्स पहले इन्होंने अपना स्टार्टअप को शुरू किया, देन अपना फंडिंग के लिए इन्होंने आईपीओ लॉन्च की एंड इनमें इन्वेस्टेड अब सारे फंड हाउसेस एंड रिटेल इन्वेस्टर्स 70% लॉसेस को फेस कर रहा है। और डिफाइन की गई इन सारे कंपनीज आज तक प्रॉफिट की शक्ल तक नहीं देखा होगा, बट फिर भी इन सारे स्टार्टअप को आज भी $1 मिलियन की फंडिंग मिलते आ रहा है। तो अब सवाल आता है कि कैसे। एंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लास्ट 10th मंथ में इन सारे स्टार्टअप्स को टोटल ऑलरेडी $20 बिलियन जैसे इतना बड़ा अमाउंट का फंडिंग मिल चुका है, जो फ्यूचर में एक बहुत ही स्कैरी सिचुएशन क्रिएट करने वाला है और इसका सिम्टम्स ऑलरेडी हम लोगों को देखने को भी मिल रहा है। एंड स्टार्टअप फाउंडर्स डे बाय डे अपना एम्प्लॉइज को फोर्सफुली निकलते जा रहा है एंड लास्ट 3 मंथ में ही टोटल 15,216 एम्प्लॉइज को 44 स्टार्टअप में से ले ऑफ कर चुका है, जिनमें मोस्ट कुछ यूनिकॉर्न भी शामिल है लाइक बायजूस, अन अकेडमी, वेदांतु, मेसो, एमपीएल एंड कार्स24। एंड लास्ट ट्यूसडे को बायजूस के फाउंडर मिस्टर बायजू रविंद्रन जी ने अपना 180 एम्प्लॉइज को फोर्सफुली रिजाइन के साथ साथ केरला ऑफिस को भी शट डाउन करने की डिक्लेयर कर चुका है। बट फिर भी इतना कुछ होने के बावजूद एक फाउंडर्स कैसे इतना स्टिल ह्यूज मनी अर्निंग करता है, तो इसका आंसर जानने के लिए हमें आज से ठीक 15 साल पीछे जाना होगा, यानी कि साल 2007 जब इंडिया में स्टार्टअप नाम मैक्सिमम पीपल सुना ही नहीं था। तब अमेज़न के 2 फॉर्मर एम्प्लॉइज बिनी बंसल एंड सचिन बंसल ने मिलकर एक ऑनलाइन बुक स्टोर ओपन किया था एंड उस टाइम इनका ये स्टार्टअप बहुत ही स्लोली ग्रो भी कर रहा था। देन 1 साल बाद इन्होंने पर डे सिर्फ 100 बुक सेलिंग के साथ अपना बिजनेस को चला रहा था। बट ठीक इसके 4 साल बाद यानी कि साल 2011 में इंडिया में कई सारे स्टार्टअप आ चुके थे एंड कई सारे स्टार्टअप को तो अच्छी खासी फंडिंग भी मिल चुका था। फिर साल 2016 आते आते इंडिया में स्टार्टअप बबल क्रिएट होना चालू हुआ। नाउ डेज आपने नोटिस किए ही होंगे कि कई सारे फाउंडर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उनके स्टार्टअप के बारे में बहुत सारे प्रॉब्लम की सॉल्यूशन, यूनिक ग्लोइंग फैक्ट्स, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, प्रोडक्ट रिव्यू के बारे में सब कुछ बताते हैं, ये जानते हुए भी कि उनका स्टार्टअप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो जहां हर जगह लॉस ही लॉस दिख रहा है, तो वहीं पे स्टार्टअप फाउंडर्स कैसे डे बाय डे और भी सुपर रिच बनते जा रहे हैं, तो इसका मेनली 3 रीजन है। तो एज पर माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू अभी के टाइम मैक्सिमम फाउंडर्स अपनी कंपनी की सिर्फ ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं, ना कि प्रॉफिट पर। एंड अभी हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम की मोस्ट कुछ कॉमन स्टार्टअप फाउंडर्स की इंटरव्यू को अगर आप चेक करेंगे तो उनमें से मोस्ट कुछ कॉमन एक ही पॉइंट आपको देखने को मिलेगा और वो है फंडिंग, क्योंकि नाउ डेज फंडिंग के अलावा कोई भी फाउंडर्स अपना बिजनेस को रन कर ही नहीं सकता है। क्योंकि एक बिजनेस से सबसे पहले एक फाउंडर्स अपना बिजनेस को रन कराने के लिए या तो खुद से और फैमिली, फ्रेंड्स और एंजल इन्वेस्टर को टारगेट करता है, जिससे वे अपने प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइडिंग व्हाटएवर जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसे सक्सेसफुली मार्केट में लॉन्च कर सके। देन जब वो प्रोडक्ट और सर्विस रेडी हो जाता है तब उसे सक्सेसफुली मार्केट में लॉन्च करने से पहले टेस्ट करना पड़ता है, जिसमें भी बहुत सारा पैसा खर्च होता है। और सक्सेसफुली जब एक प्रोडक्ट बन जाता है तब उसे मार्केट में एक्सपांड कराने के लिए फाउंडर्स अपना कुछ इक्विटी स्टेक को सेल करके बदले में फंडिंग उठा लेता है, ताकि उनका कंपनी और भी ज़्यादा ग्रो हो सके। एंड एक टाइम के बाद कंपनी जब बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है तब फाउंडर्स अपने पूरे स्टेक को बेच के उस कंपनी से एग्जिट ले लेता है। दूसरा, एक्विजिशन। जब एक कंपनी थोड़ी प्रॉफिटेबल एंड ब्राइट फ्यूचर पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़ते हैं तब मार्केट जाइंट कंपनीज उन्हें पूरी तरीके से एक्वायर कर लेता है।
क्योंकि इन सारे कंपनीज की फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है, बट लैक ऑफ नेटवर्किंग की वजह से ये लोग मार्केट में जल्दी से जल्दी ग्रो नहीं कर पाता है। तब मार्केट के कुछ जाइंट प्लेयर्स इसे पूरी तरीके से एक्वायर कर लेता है, जिसके तहत स्मॉल कंपनीज के ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स को ह्यूज पैसा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जोमैटो ने रिसेंटली ब्लिंकिट को एक्वायर किया एंड रिलायंस ने कैंपा कोला एंड फेराडे अनलिमिटेड को। थर्ड, आईपीओ अनाउंसमेंट, यानी कि फाउंडर्स इसे एक पब्लिक कंपनी बना के खुद उस कंपनी से धीरे धीरे एग्जिट लेता है। अब आपको लगेगा कि ये सब तो ठीक है, बट एक कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी कैसे? मैं आपको एक सिंपल चीज अब बताता हूँ कि एक फाउंडर्स अपना स्टार्टअप बिजनेस में प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए इन्वेस्टर से बहुत ज्यादा पैसा लेता है एंड उस पैसा को सिर्फ प्रोडक्ट बिल्डिंग के लिए खर्च करता है, ताकि उनके पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आ सके एंड अपना एक्टिव यूजर्स और भी ज्यादा क्रिएट हो सके। एंड इससे उस कंपनी का वैल्यूएशन डे बाय डे स्काई टचिंग तक पहुंच जाता है। और मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूं कि आज की डेट पर मैक्सिमम स्टार्टअप्स ना तो प्रॉफिटेबल है और ना ही फ्यूचर में बनने वाले हैं, क्योंकि इनका एम कभी भी प्रॉफिट जनरेट करने का ऊपर था ही नहीं। अब बेसिकली इन्वेस्टर के पैसों से कोई भी बिजनेस को लाइफ टाइम तक ऑपरेट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। और इस टाइम जब बिजनेस ऑपरेट करते करते जब बहुत ज्यादा लिक्विड कैश खत्म हो जाता है, तब इन्वेस्टर से प्रेशर क्रिएट होना चालू होता है एंड दैट टाइम एक फाउंडर्स अनविलिंगली या तो अपनी कंपनी की वैल्यूएशन को फोर्सफुली पंप करता है या खुद को प्रॉफिट दिखाने की ट्राई करता है। और ये सिनेरियो तब होता है जब एक फाउंडर्स को यही नहीं पता होता है कि उनकी कंपनी से प्रॉफिट कहां से जनरेट करना है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जोमैटो प्राइवेट मार्केट में जो वैल्यूएशन क्रिएट किया था वो पब्लिक मार्केट में आके 1 साल तक नहीं सस्टेन कर पाया। और इसमें फ्री इन्वेस्टर तो पैसा डबल ट्रिपल करके मार्केट से निकल गया, बट इसमें ट्रैप कौन हुआ? आपका और मेरे जैसे कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स। तो गाइस, मेरा 6 इयर्स की पर्सनल स्टॉक मार्केट की एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको यही चीजें बताना चाहता हूं कि प्लीज किसी भी कंपनी की सिर्फ फ्यूचर प्लानिंग एंड फ्यूचर एक्टिविटीज के बारे में कहीं से भी पढ़ के या सुन के उसमें इमोशनली डिसीजन लेके इन्वेस्ट नहीं करना है। एंड हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा कि उनकी कोर बिजनेस क्या है और रिसेंटली की गई जो कोर बिजनेस वो कंपनी कर रहा है उससे कुछ प्रॉफिट जनरेट हो रहा है या नहीं। क्योंकि रैशनली आप खुद को एक सिंपल इन्वेस्टर की तरह सोचिए कि आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं एंड आपको उस बिजनेस से ईयरली एक रिटर्न चाहिए, दैट्स इट, बात खत्म। और हम सब की सबसे बड़ी गलती पता है हम लोग कहाँ करते हैं? आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो बेसिकली हम सब मैक्सिमम फाउंडर्स की ग्लोइंग लाइफस्टाइल एंड उनके नेटवर्थ को देख के 1 सेकंड में इंप्रेस हो जाता है। क्योंकि नाउडेज इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक एंटरप्रेन्योर एक सेलिब्रिटी से कुछ कम नहीं जाता है। और वे लोग हमें उसी चीज को रिपीटेडली दिखाता है जो चीजें एक्चुअल में हम सब देखना चाहते हैं। मैक्सिमम डार्क साइड को तो वे हमसे कभी शेयर करता ही नहीं है। तो गाइस, आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट डे एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।